Hello everyone, welcome you all on the platform of NDA Mathematics. फ्रेंड्स, आज हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ का शेप क्या होता है और यह कैसे घूमता है, इसका विषुवत रेखा क्या है, केंद्र किसे कहते हैं, यह किस तरीके से घूमता है, इसका धुरी किसे कहते हैं, कक्षा किसे कहते हैं, इन चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला अर्थ देखिए। अर्थ जो है पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे क्या है तो जीवन संभव है। मतलब अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है, ऐसा प्लानिट है जिस पर क्या है हमारे सौर मंडल का, ये नहीं कि पूरा यूनिवर्स का नहीं, बस हमारे सौर मंडल का अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे क्या है जीवन संभव है। ठीक है ना। अदरवाइज और किसी भी ग्रह पे हमारे सौर मंडल के नहीं है ग्रह जीवन संभव। ठीक है। देखिए, पृथ्वी का आकार जो है वो जियोइड है, जिसे हिंदी में गोलाव कहते हैं, इलिप्स टाइप का। ठीक है। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर किए जाने वाले परिभ्रमण के कारण धुरी से बाहर की तरफ अपकेंद्रित बल लगता है, जिसके कारण पृथ्वी का विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक प्रसार हो जाता है। मीन्स ये कि ये गोल पृथ्वी और ये क्या कर रहा है, ऐसे घूमना चालू कर रहा है। ठीक है। और ये घूमने के कारण इधर से और इधर से ऐसे ऐसे क्या होता है, फोर्स लगता है एक, जिस फोर्स का नाम क्या है, अपकेंद्रित फोर्स। और इस फोर्स के कारण इसके इस विषुवत रेखा वाले में, विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या हो जाता है, प्रसार, यानी कि फैल जाता है, प्रसार हो जाता है, क्या हो जाता है, फैल जाता है ऐसे। और ये फैलने के कारण इसका शेप इस टाइप से क्या हो जाता है, थोड़ा ऐसा हो जाता है, मतलब इलिप्स टाइप का ऐसा हो जाता है। ठीक है। ऊपर से थोड़ा चपटा और इधर से निकला हुआ। तो जियोइड इसका शेप क्यों है वो आपको पता चल गया होगा। पृथ्वी क्या करता है, परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण मतलब घूमता है ऐसे गोल गोल, गोल गोल क्या होता है, ऐसे 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 घूमता है। और इस घूमने के कारण, परिभ्रमण करने के कारण इसका जो ये वाला क्षेत्र में इधर की ओर ऐसे और इधर की ओर ऐसे फोर्स लगता है। उस फोर्स का नाम है अपकेंद्रीय बल। उस अपकेंद्रीय बल के कारण इस वाले रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा। इसमें क्या हो जाता है, प्रसार हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। ठीक है। इसके क्षेत्र में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसीलिए पृथ्वी की विषुवत रेखीय त्रिज्या जो होता है R1 या R, उसकी धुरी त्रिज्या R से अधिक होती है। सबसे पहले आप धुरी और विषुवत के बारे में बढ़िया से समझ लीजिए। धुरी क्या है, देखिए, ये जो है इसे कहते हैं धुरी, जो लंबवत होता है। ठीक है, ऐसा। और ये एक मिनट, और ये जो है इसे कहते हैं विषुवत। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, और इस घूमने के कारण देखिए ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये एक त्रिज्या, ये एक त्रिज्या। अगर ये गोल रहता पूरा सर्कल तो ये और ये दोनों बराबर होता, लेकिन ये गोल नहीं है, क्या है, जियोइड, एक इलिप्स टाइप का। ठीक है ना, इलिप्टिकल है ऐसा। इसके कारण इस वाले में ये ज़्यादा होता है और ये कम होता है। और मैंने अभी बताया ये विषुवत में वृद्धि हो जाती है, इसके क्षेत्र में ये बढ़ जाता है और ये नहीं बढ़ता है। इसमें बढ़ने का कारण परिभ्रमण करता है, और ये परिभ्रमण जब कर रहा है तो क्या होगा, R1 जो है विषुवत का त्रिज्या वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, तो R से। ठीक है। तो इतना याद रखना है क्या, कि पृथ्वी का शेप सर्कल नहीं है, वो मतलब एक तरह से वो गोला नहीं है, वो कैसा है, तो जियोइड है, गोलाब टाइप का है। ठीक है ना, गोलाब है उसका शेप। और इसके विषुवत क्षेत्र में वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण विषुवत क्षेत्र का जो त्रिज्या होता है वो ध्रुव वाले, इसे कहते हैं ध्रुव। ठीक है ना, ध्रुव वाले त्रिज्या से, ध्रुवीय त्रिज्या से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना, ये दो पॉइंट याद रखना है आपको। आगे चलिए देखते क्या है। इसी कारण पृथ्वी द्वारा विषुवत रेखीय क्षेत्र में
सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है। अब देखो क्या कह रहा है। अब ये पृथ्वी है, यहाँ पर कोई खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा होगा, कोई यहाँ होगा, मतलब हर एक जगह पे। बट गुरुत्वाकर्षण का नाम सुने होंगे आप लोग कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी सब जगह बराबर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ग्रेविटेशन जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग लगता है। जैसे यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण फोर्स बहुत ही कम लगता है। क्यों? देखिए, फोर्स का फॉर्मूला आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, ये तो बहुत पहले भी, बचपन में भी, 9th क्लास में भी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि कांस्टेंट और m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। यहाँ पे एक m होता है मास ऑफ अर्थ और दूसरा होता है मास ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इस सब से हमें मतलब नहीं है। अब ये देखिए, अगर ये वाला बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, अगर ये इंक्रीज हम बढ़ाते हैं इस आर को, तो ये वाला नंबर में ये डिवाइड करेगा तो ये क्या होगा, ये घटेगा। इसीलिए ये फोर्स का फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, गुरुत्वाकर्षण फोर्स का। तो यहाँ पर ये क्या होता है, आर बड़ा होता है, ये बड़ा होगा तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे ये छोटा है, यानी कि सबसे अधिक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स कहाँ पे लगेगा, तो ध्रुवीय क्षेत्र पर लगेगा, ध्रुवीय क्षेत्र पे लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर जो होता है छोटा होता है, ये आर छोटा होने के कारण यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगता है। ये फॉर्मूला है फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, एफ जी इक्वल टू के m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ऐसे भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इसी कारण से पृथ्वी द्वारा विषुवत-रेखीय क्षेत्र पे सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जबकि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवीय क्षेत्र में लगाया जाता है, लगता है, मान लीजिए। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया कैसे, क्यों? तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार कि किस स्थान पे या फिर विषुवत रेखीय क्षेत्र पर या फिर ध्रुवीय क्षेत्र पर, किस क्षेत्र पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगेगा। तो या फिर सिंपल सिंपल में किस पृथ्वी के किस क्षेत्र पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो ध्रुवीय क्षेत्र पर सबसे अधिक लगेगा। किस क्षेत्र पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगेगा, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगेगा। ठीक है, देखिए आगे। देखिए, अब देखते हैं आगे। ये मैंने बता दिया आपको, ये आप केंद्रीय बल के बारे में बता दिया। आप केंद्रीय बल क्या होता है, जब ये ऐसे घूमेगा, ये गोल गोल ऐसे घूमेगा, तो एक बाहर की ओर ऐसे, जैसे कि आप किसी चीज़ को घुमाते हैं रस्सी में बांध के, कोई ईंट या ऐसे घुमाइएगा तो कैसे वो बाहर की ओर खींचता है, उसी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना मैंने पृथ्वी के बारे में आपको बताया कि पृथ्वी का शेप कैसा है। ठीक है, पृथ्वी की किस स्थान पे सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगेगा, पृथ्वी का शेप जियोइड क्यूब है, यानी कि गोला, उसका शेप क्यू है। ठीक है ना, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको क्लियरली बता दिया। आगे देखिए क्या है, पृथ्वी की धुरी। पृथ्वी की धुरी क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस ऑफ अर्थ। ये जैसे ये पृथ्वी है तो ये धुरी, ठीक है ना, ये बीच में, तो इसके बारे में देखेंगे। तो पृथ्वी की धुरी वह काल्पनिक रेखा, ठीक है, जिसके चारों ओर, सॉरी, पृथ्वी की धुरी, ये पृथ्वी है अपना, और एक ये पृथ्वी है अपना। ठीक, ये क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है अपने में, ऐसे 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 घूमता है ना ये। तो वही पृथ्वी, वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रतीत होती है, वह पृथ्वी की धुरी कहलाती है। जिसके चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, घूमती है ऐसे, जिसके चारों ओर एक काल्पनिक रेखा है, कोई वास्तविक रेखा नहीं है, कोई दिखने वाला रेखा नहीं है, एक काल्पनिक रेखा। जैसे कि आप ही खड़े हो जाइए और घूमना चालू कर दीजिए तो वो एक रेखा दिखाई देता है नहीं ना, वो एक काल्पनिक रेखा है। उसी काल्पनिक रेखा को जिस पे पृथ्वी घूमती है जिसके चारों ओर, उसी को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ अर्थ कहते हैं, पृथ्वी की धुरी कहते हैं। अब देखिए,
अगला पॉइंट, पृथ्वी की धुरी समझ में आ गया क्या होता है, जिसके चारों ओर वो काल्पनिक रेखा है, जिसके चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, घूमती है, उसी को पृथ्वी की धुरी कहते हैं। पृथ्वी की धुरी लंबवत नहीं है, अपितु यह लंबवत से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है ना। पृथ्वी की धुरी का यह झुकाव अक्षीय झुकाव यानी एक्सियल बेंडिंग कहलाता है। देखो, ये रहा अर्थ, अगर ये गोल रहता तो इसका धुरी ऐसा होता, ठीक है, कुछ इस टाइप से। लेकिन ये गोल ना होकर के जियोइड है, जिसके कारण इसका जो है ये इस टाइप से ये ऐसे हो गया है, ठीक है, इस लाइन में। अब ये यहाँ से ऐसे अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री, लंबवत नहीं अभी तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यहाँ होने के कारण ये इतना झुका हुआ है, इतना, ये 23.5 डिग्री इधर की ओर झुक गया है, जिसके कारण इसका एक्सिस ये हो जाता है, ठीक है ना। और इस एक्सिस के कारण बहुत कुछ होता है, इसी एक्सिस एक्सिस के कारण यानी कि धुरी के कारण क्या होता है, सर्द गर्म का जो है, सर्दी गर्मी आना, इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, मौसम में परिवर्तन होना इसी के कारण, यही झुकाव के कारण, ठीक है। तो याद रखिए, पृथ्वी एक गोलार्ध है और वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल की ओर, देखो इधर, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है ना। तो इस नॉर्थ पोल के उधर ये क्या है, झुका हुआ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, और ऐसे ये झुका हुआ है। तो क्लियर हो गया ये बात, तो इसे याद रखना है आप लोगों को, नॉर्थ पोल की ओर 23.5 डिग्री पृथ्वी जो है टिल्ट है, झुका हुआ है, इसे एक्सियल बेंडिंग यानी अक्षीय झुकाव कहते हैं। ये झुकाव 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है ना, और ये एक्सिस, इसी के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, घूमती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इधर से तो 23.5 डिग्री, इधर से 46.5 डिग्री हो जाएगा। पृथ्वी की कक्षा, अब पृथ्वी की धुरी देख लिए, अब पृथ्वी की कक्षा को देख लेते हैं। ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इसे इंग्लिश में कहते हैं, वह स्थानीय मार्ग जिस पर चलते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, वह पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट ऑफ अर्थ कहलाता है, ठीक है ना। देखो, धुरी है, वह भी एक काल्पनिक रेखा है, जिसके चारों ओर क्या करती है, पृथ्वी घूमती है, चक्कर लगाती है, ऐसे सिर्फ एक्सिस पे ऐसे 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 पृथ्वी घूमती है, ठीक है ना। लेकिन ये जो पृथ्वी की कक्षा है, इस कक्षा पे क्या होता है कि पृथ्वी, ये कक्षा ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये पृथ्वी है और बीच में यहाँ पे अर्थ हो, ये सॉरी सन होता है, ठीक है ना। और इस पे ये क्या करता है, ऐसे ऐसे घूमते घूमते, ऐसे ऐसे तो घूम ही रहा है ये, और ऐसे ऐसे घूमते 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 आगे भी बढ़ता रहता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, और ये चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये जो, ये वाला जो पाथ बना है ये, इसी पाथ को कहते हैं ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की कक्षा कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल और साफ भाषा में, पृथ्वी जिस स्थानीय मार्ग चलते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, उसी मार्ग को क्या कहते हैं, पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। वैसा पाथ, वह स्थानीय मार्ग जिस पर पृथ्वी घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, तो वो मार्ग क्या कहलाएगा, पृथ्वी की कक्षा। सपोज यहाँ पे कोई बैठा हुआ है और आप ऐसे 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 घूम रहे हैं इसके चारों ओर, तो ये जो मार्ग बना है, इसी मार्ग को कहते हैं पृथ्वी की कक्षा। ये बीच में सूर्य है और इस मार्ग को पृथ्वी क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये मार्ग कोई वास्तविक नहीं है, एक काल्पनिक मार्ग है, ठीक है ना, जो दिखाई नहीं देता है, बस उसके चारों ओर घूमता है, ठीक है। चलिए, तो पृथ्वी की कक्षा समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो पृथ्वी की कक्षा है, अब अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है, गोलाकार, कुछ इस टाइप से। तो जिस टाइप से इसका शेप है, उसी टाइप से इसका क्या होता है, कक्षा भी होता है। तो कक्षा भी कुछ ये ऐसा है, ऐसा ही टाइप का, ठीक है। अब बीच में यहाँ पे मान लीजिए अर्थ है, ठीक। अब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी में अंतर अंतर आ जाता है। कैसे आएगा, क्योंकि ये जियोइड है, बीच में ये है। अब खुद देखिए कि क्या यहाँ से और यहाँ से दूरी सेम रहेगा, नहीं ना रहेगा।
ये अंतर हो जाता है। तो सूर्य और पृथ्वी का जो बीच का दूरी है वो तो ऐसे कहा जाता है 150 मिलियन किलोमीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है ना। ये जो दूरी है वो एवरेज दूरी है, क्या है, एवरेज दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एवरेज। अगर मैक्सिमम देखा जाए तो वो दूरी हो जाता है आपका, मैक्सिमम दूरी 152, क्या हो जाता है 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 152 मिलियन किलोमीटर हो जाता है जो ये दिया हुआ है। और मिनिमम देखा जाए तो 147 मिलियन किलोमीटर हो जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। इतना बात हो गया क्लियर। अब एक चीज और समझिए, ये कैसे हुआ ये बात भी समझ गए। तो पृथ्वी का बीच का दूरी 150 मिलियन किलोमीटर, इसको 150 मिलियन किलोमीटर को 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी लिखा जाता है, ठीक है ना, ये इतना, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर को। चलिए, इतना के बाद अब देखिए, और नहीं तो इसको निकाल भी सकते आप, मिलियन है ना, 150 इंटू 1 मिलियन में जितना होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करके, और किलोमीटर को 1000 में बदल के, और क्योंकि मीटर में बदल जाएगा ये, फिर सबको मल्टीप्लाई कर देना है, अपने आप ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब तो ये हो गया। अब मैक्सिमम दूरी, मिनिमम दूरी, जब सूर्य और पृथ्वी का बीच का दूरी मिनिमम होता है तो उसे कहते हैं उपसौर, और वो उपसौर कब आता है तो 3 जनवरी को, ठीक है ना, ठीक। और जब सूर्य और पृथ्वी का बीच का दूरी मैक्सिमम होता है यानी बहुत ज़्यादा होता है, उसे कहते हैं अपसौर, क्या कहते हैं, अपसौर। और वो अपसौर कब आता है तो 4 जुलाई को, 4 जुलाई के दिन सूर्य और पृथ्वी का बीच का दूरी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है ना। इतना बात आ गया समझ में। यही बात यहाँ भी लिखा हुआ है, पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार अथवा अंडाकार कक्षा में चलते हुए सूर्य की चारों ओर परिक्रमण करती है। पृथ्वी वृत्ताकार कक्षा के कारण पृथ्वी व सूर्य के मध्य दूरी समान नहीं होता है। वृत्ताकार पक्ष में ये दीर्घवृत्ताकार में घूमता है, इसी कारण इसका बीच का दूरी जो है समान नहीं रहता है। मैक्सिमम हो जाता है 152, मिनिमम 147 और एवरेज जो है 150 हो जाता है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। ये सब बता चुके हैं। पृथ्वी की कक्षा में वह बिंदु जहाँ पृथ्वी व सूर्य के मध्य दूरी न्यूनतम होती है वह उपसौर अवस्था कहलाता है। ये बात बता दें, जब न्यूनतम होता है तो उपसौर और मैक्सिमम होता है तो अपसौर। और न्यूनतम पृथ्वी हर वर्ष 30 जनवरी को उपसौर अवस्था में आता है, बता चुके हैं। अथवा वह समय जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 147 किलोमीटर होती है, ठीक है ना, ये सब बता चुके हैं। अब ये पृथ्वी की कक्षा में वह बिंदु जहाँ पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी सर्वाधिक होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। अपसौर होता कब है तो अपसौर 4 जुलाई को होता है, और इस समय बीच का दूरी 152 किलोमीटर हो जाता है। नोट कर लीजिए एक बात और, खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल दूरी यही सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इस इकाई का उपयोग क्या होता है, मतलब ये जैसे कि 1000 मीटर बराबर, डायरेक्ट क्या लिख देते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिख देते हैं 1 किलोमीटर, 1 डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 1 किलोमीटर लिखते हैं ना। उसी तरह 150 मिलियन किलोमीटर को हम सीधा लिख देते हैं 1 AU, AU बोले तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। आगे देखिए, और ये अब जैसे कि मीटर रहता है तो हम छोटा मोटा जगह को माप लेते हैं, किलोमीटर रहता है
बहुत दूरी, ज़्यादा दूरी को मापने के लिए किलोमीटर का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार जब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है 150 मिलियन किलोमीटर का, उसका उपयोग करते हैं सौर मंडल में खगोलीय पिंडों के माध्य दूरी को मापने के लिए किया जाता है। बोले तो दूसरा प्लानेट, अपने अर्थ से चांद की दूरी, अपने अर्थ से मंगल ग्रह की दूरी, अपने अर्थ से जुपिटर की दूरी, ये सब को मापने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का उपयोग करते हैं। ठीक है। एक खगोलीय इकाई का मान पृथ्वी व सूर्य के औसत दूरी के बराबर होता है। 1 AU इक्वल टू 150 मिलियन किलोमीटर बता चुके हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य बदलती दूरी के कारण उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध के मुकाबले अनुकूलन मौसम परिस्थिति का विकास होता है। बता चुके हैं। देखिए अब ऐसा है पाथ, और यहाँ पे है सूर्य, ये ऐसे ऐसे ये घूम रहा है, तो यहाँ पे है तो सूर्य के पास हो गया, यहाँ पे है तो सूर्य से दूर हो गया, यहाँ पे है तो सूर्य के पास हो गया। अब जब सूर्य से दूर जाएगा तो थोड़ा गर्मी कम होगा, सूर्य के पास आएगा तो गर्मी ज़्यादा होगा, तो मौसम बदलता है इसी के कारण, इसके कारण। और दूसरा ये घूमने के कारण एक हो गया, और दूसरा वो जो टिल्ट है 23.5 डिग्री, उसके कारण। 3 जनवरी के आसपास उत्तरी गोलार्ध में शीत व दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। अब देखिए 3 जनवरी जो है, जो बोले जब सूर्य और पृथ्वी दोनों पास हो जाते हैं न्यूनतम दूरी, ये 3 जनवरी का समय रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध जो है वहाँ पे शीत होता है, उत्तरी, ठीक है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, बोले तो नॉर्थ वाले में, नॉर्थ वाले साइड में क्या होता है, शीत होता है। और इधर वाले साउथ वाले साइड में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी पड़ता है, यानी कि इधर वाले में गर्मी है, इधर वाले में ठंड, क्योंकि ये इधर है, क्योंकि ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और झुका हुआ है तो ये वाला हिस्सा ज़्यादा इसके करीब रहेगा, ये वाला दूर रहेगा, तो इधर वाले में क्या होगा कि शीत होगा, इधर वाले में क्या होगा, गर्मी होगा। ठीक है। ये 3 जनवरी के समय में उत्तरी गोलार्ध में शीत और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। इसी समय पृथ्वी भी अपनी उपसौर अवस्था में आ जाती है। पता है बात हम लोगों को, 3 जनवरी के समय इसी समय पृथ्वी अपनी उपसौर अवस्था में आ जाती है, जिसके कारण पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली सौर विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इतना बात हम लोगों को क्लियर हो चुका है। अब देखिए आगे, यह बढ़ा हुआ और विकिरण उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की तीव्रता को कम कर देता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता को बढ़ा देता है। क्या चीज़, यह बढ़ा हुआ सौर विकिरण, सौर का जो विकिरण होता है वो उत्तरी गोलार्ध में शीत को बढ़ा देता है, और दक्षिणी गोलार्ध में तीव्रता ग्रीष्म ऋतु का बढ़ा देता है, गर्मी का बढ़ा देता है। 4 जुलाई वाला दिन में क्या होता है, देखो उल्टा हो जाएगा उसका, सेम टू सेम। 4 जुलाई के आसपास उत्तरी गोलार्ध में गर्मी आ जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाएगी। इस समय पृथ्वी अपनी उपसौर अवस्था में आ जाती है, अपसौर अवस्था में आ जाती है, पता है, जिसके कारण पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली सौर विकिरण की मात्रा कम जाती है, और इस कम हुए सौर विकिरण के कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता कम हो जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु की तीव्रता बढ़ जाती है। सेम टू सेम उसका उल्टा हो जाता है। यह चेंज लगभग 7% का या उससे ज़्यादा का होता है, थोड़ा बहुत। पृथ्वी द्वारा किए जाने वाली गति, इस चीज़ पर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। अब पृथ्वी के बारे में सब कुछ देख लिया, अब पृथ्वी के बारे में देखिए कि पृथ्वी कैसे घूमता है, मोशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी जो है वो 2 तरह से घूमता है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, परिभ्रमण और परिक्रमण। इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी तरह से अच्छे अच्छे फैक्ट्स और ज्योग्राफी के भी बढ़िया बढ़िया सा टॉपिक वाइज मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।